में बात करते हैं परावर्तन। अब परावर्तन का मतलब ये नहीं है कि हम प्रकाश के ही परावर्तन की बात कर रहे हैं। परावर्तन किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एक गेंद फेंकी और गेंद दीवार से टकरा करके लौट के आ गई, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड बैक, परावर्तित होकर के आ गई। या और भी कोई चीज, हमारी आवाज है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब हम कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं और बोल रहे हैं तेजी से या ताली बजा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें अपनी वो ताली की आवाज या अपने बोलने वाली आवाज दोबारा से सुनाई देती है। तो किसी बड़ी बिल्डिंग से या फिर कोई पहाड़ वगैरह है वहां पर, उससे क्या होता है, हमारी आवाज लौट करके आती है। तो वो भी एक तरह से क्या हो रहा है, परावर्तन होकर आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन हम जो टॉपिक यहां पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात जब लाइट की आती है तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। हालांकि अभी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे, 8वां जब चैप्टर पढ़ेंगे हम, वैसे तो रियल में हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर दिया कि पहले 9वां चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। सही है ना। तो 8वें चैप्टर में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। देखिए, ये मान लीजिए सन है और सन से लगातार निकल रहा है रेडिएशन, ये सन से विकिरण निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, और इस विकिरण में पता नहीं कितना कुछ है। उसमें से कुछ की जानकारी है और कुछ की जानकारी अभी तक नहीं है। जिसकी जानकारी है उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसको कहते हैं, जिसकी जानकारी है उसे बोलते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये कौन कौन सी होती है? सबसे पहले रेडियो तरंगें, उसके बाद माइक्रो का मतलब सूक्ष्म तरंगें, उसके बाद आईआर अवरक्त तरंगें, जो हीटिंग कॉज है ना, वो अवरक्त तरंगें होती हैं, जो हमारी पृथ्वी पे गर्मी पैदा कर रही हैं। वो कौन सी तरंगें हैं? वो अवरक्त तरंगें, आईआर जिनको बोलते हैं। उसके बाद विजिबल लाइट, जिसे नॉर्मली आप कहते हो लाइट, जो आपका यहां पर आता है। भाई अब तक हमारे माइंड में क्या बना हुआ है कि सन से लाइट आ रही है बस, लेकिन सन से केवल लाइट नहीं आ रही है, सन से लाइट के अलावा और भी बहुत कुछ आ रहा है, जो ये नाम मैं लेता जा रहा हूं, ये सब सन से आ रहे हैं। और बहुत कुछ ऐसा भी आ रहा है जिनके नामों की हमें जानकारी नहीं है। जीरो से लेकर के और इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ वाली बहुत सारी चीजें सन से आ रही हैं। बहुत सारी एनर्जी ऐसी है जो डार्क एनर्जी है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिसकी जानकारी है उसे अब हम बताते जा रहे हैं। रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त और प्रकाश, विजिबल लाइट, इसके बाद अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें आपने सुना होगा कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर उनको अवशोषित कर लेती है। अगर वो अवशोषित नहीं करती तो पृथ्वी पर इतनी पराबैंगनी किरणें आ जाती कि मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, उससे बहुत सारी स्किन डिसीजेज हो जाती, कैंसर वगैरह हो जाते। लेकिन उसको क्या कर रखा है ओजोन लेयर ने, एब्जॉर्ब कर रखा है, इसलिए उतनी ही अल्ट्रावायलेट रेज आती है जितनी जरूरत है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज, और उसके बाद एक्स रेज का मतलब एक्स किरणें। आप लोग देखते हो हड्डी वड्डी टूट जाती है, एक्सरा वगैरह कराते हैं, वो एक्स किरणें ही डाली जाती हैं। और फिर गामा रेज, गामा किरणें, ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली होती हैं। वास्तव में ये जो क्रम है ना, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। सबसे कम ऊर्जा इन किरणों की होती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा रेज की होती है, गामा किरणों की होती है। आवृत्ति की बात करें तो सबसे कम आवृत्ति इसकी होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी होती है। और वेवलेंथ की बात करें तो उल्टा है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसकी होती है और सबसे कम वेवलेंथ। तो ये जो क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम,
आवृत्ति का बढ़ता क्रम और तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा इसकी होती है, लेकिन हम लोगों को जो तरंग दैर्घ्य याद है वो प्रकाश की याद है, और वो होती थी, आपको ध्यान हो तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, या कुछ बुकों में ऐसे भी लिख रहा है कि 3800 से 7800, ऐसे भी लिखा हुआ है। कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती है, तो कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जैसे लिखी हुई दो चीजें कभी भी दो ऑप्शनों में नहीं आएंगी, ठीक है। और आप चाहें तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 10⁻⁻10 करके। तो मेन बात, मैं अभी उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पूरा चैप्टर है, बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि माइंड में ये मत बिठा लेना कि सन से केवल प्रकाश आ रहा है। सन से तो बहुत कुछ आ रहा है, उसका एक छोटा सा पोर्शन है प्रकाश, जो है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, जबकि 0 से इनफाइनाइट तक का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कुछ किलोमीटर से लेकर के, और इसकी 10⁻⁻14 या -15 मीटर तक की ऑर्डर की होती है, उसमें से एक छोटा सा बीच में पोर्शन है प्रकाश, हम फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी जो खास बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी वेव्स की स्पीड वही होती है जो स्पीड आप प्रकाश की लेते हो। वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर के अंदर भी इतनी ही ली जाती है, लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा तो ये चाल बदल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो जब भी प्रकाश, मान लीजिए एक माध्यम से जा रहा है और किसी चीज से जाके टकरा गया, और टकरा के लौट के उसी माध्यम में आ जाए, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहीं पे एक दूसरा वर्ड होता है रिफ्रैक्शन, जिसको अपवर्तन कहते हैं। उसमें क्या है, प्रकाश एक माध्यम से जाए और दूसरे में पार चला जाए। अब आप कहोगे सर दीवार में होकर कैसे पार हो जाएगा? भाई जरूरी नहीं है वो दूसरा माध्यम दीवार हो, वो एक लेंस हो सकता है, कांच की स्लैब हो सकती है, कोई ऐसा माध्यम हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट है। तो प्रकाश आ रहा है और जाके आके दूसरे माध्यम से टकराया, लेकिन दूसरा माध्यम भी ट्रांसपेरेंट है, तो उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन अंदर जाते समय वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, अपने पाथ से मुड़ जाएगा। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना, अपने पथ से जो मुड़ जाना होता है, उसी को कहते हैं अपवर्तन, जो कि आप अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में कहिए पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं हम परावर्तन की। तो परावर्तन का मतलब है प्रकाश गया और टकरा के लौट कर दिया। तो मान लीजिए आपने एक सरफेस ले रखी है, सरफेस का नाम दे दिया XY, और प्रकाश इस पे आपतित होता है, लेकिन इसके लिए हमने सरफेस पे एक ऐसी लाइन ले ली है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको कहते हैं नॉर्मल। क्योंकि रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए, जब भी हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जब भी परावर्तन पढ़ेंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी नॉर्मल की, और अपवर्तन पढ़ेंगे तब भी नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। बिना नॉर्मल के तो हम समझ ही नहीं पाएंगे दोनों चीजों को। नॉर्मल का मतलब जिस सरफेस को ले रहे हो उस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन। तो आपने एक नॉर्मल ले लिया, ये नॉर्मल हो गया, ये सरफेस हो गई, और इस सरफेस की दूसरी तरफ मान लीजिए कुछ पेंट टाइप का आपने कर दिया है। अगर ये कांच की है तो पेंट कर दिया आपने इस पे। पेंट का मतलब अब जो प्रकाश की किरण है वो पार नहीं जा पाएगी। जैसा आप देखते हो दर्पण होता है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, तो पीछे की तरफ पहले तो उस पर कर दी जाती है सिल्वर पॉलिश, और उसके बाद उस पर रेड पेंटॉक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब प्रकाश किरण मान लीजिए कोई इस पर आ रही है, प्रकाश किरण आई और फिर टकरा करके इससे लौट के चली गई, तो आने वाली जो किरण होती है प्रकाश की, उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण हो गई, और जो टकरा के लौट के जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस सरफेस से टकरा करके लौटती है उस सरफेस को कह सकते हो परावर्तक पृष्ठ। ये सरफेस है, इससे टकरा के लौट रही है, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये नॉर्मल हो गया आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिलंब। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको मान लीजिए R मान लिया, उसको कहते हैं परावर्तन कोण।
तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। ये हालांकि 10th में आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, ये बेसिक बातें हैं। लेकिन यहाँ मैं परावर्तन की जब बात करूँगा तो परावर्तन दो तरीके का होता है, एक नियमित, एक अनियमित। नियमित का मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित का मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये डिपेंड करता है परावर्तक पृष्ठ की सरफेस पर कि वो सरफेस किस तरह की है। अगर सरफेस चिकनी है, सरफेस स्मूथ है, तो डेफिनेटली परावर्तन जो होगा वो रेगुलर होगा। रेगुलर का मतलब है जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई ग्लास सरफेस है और पीछे उसके पॉलिश हो रही है, तो जब सरफेस आपकी ग्लास होगी, पॉलिश होगी, तो वो बिल्कुल एक तरह से चिकनी है। और जब प्रकाश किरणें मान लो बहुत सारी पैरेलल प्रकाश किरणें आ रही हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएंगी। तो हर पॉइंट के लिए अलग नॉर्मल खींचोगे। इस वाली किरण के लिए ये नॉर्मल दिखाओगे, इसके लिए ये नॉर्मल दिखाओगे, इसके लिए ये नॉर्मल, इसके लिए ये नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि साहब एक ही नॉर्मल होता है। जहां प्रकाश की किरण आ रही है सरफेस पर, वहीं पर एक 90 डिग्री की का एंगल बनाते हुए लाइन खींच लो, वो नॉर्मल हो गया। अब जितने अभी मैं लॉ पढ़ाऊंगा, लेकिन जितने एंगल पे आती है उतने पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे ये चली जाएगी, ऐसे ये चली जाएगी, ऐसे ये चली जाएगी। तो आने वाली जो किरणें थी वो समांतर थी और जाने वाली किरणें भी कैसी हो गई, तो इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर सरफेस हो इरेगुलर, मान लीजिए कोई सरफेस जो ले रही हो वो सरफेस थोड़ी सी क्या है, इरेगुलर टाइप की है और प्रकाश उस पर आपतित हो रहा है, तो भले प्रकाश उस पर समांतर आपतित हो, भले प्रकाश की आने वाली किरणें समांतर हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि जाने वाली किरणें समांतर होंगी। क्यों? क्योंकि अब जो नॉर्मल खींचे जाएंगे उनकी सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि अब जो सरफेस ली गई है वो इरेगुलर वाली है। भाई वो गड्ढे वड्ढे जैसे दिख रहे हैं, तो उसमें जो नॉर्मल आएगा, जैसे अब ये कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, तो अब इसका रिफ्लेक्ट, मान लीजिए नॉर्मल इसका इधर हो गया, ये है इस पॉइंट पर नॉर्मल इधर हो गया, और भी किसी तरह से अलग अलग हो सकता है नॉर्मल। तो अब वो डिपेंड करता है नॉर्मल पे। इसलिए अब जरूरी नहीं है कि जाने वाली किरणें क्या हो जाएं, आपस में समांतर हो जाएं। वो कोई मान लीजिए ऐसे जा सकती है, दूसरी इस तरह से जा सकती है, तीसरी इस तरह से जा सकती है, चौथी इस तरह से जा सकती है। तो क्या देख रहे हो कि जो जाने वाली किरणें हैं, यानी परावर्तित होकर के जाने वाली जो किरणें हैं, अब वो आपस में समांतर हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो इस तरह का जो परावर्तन होता है उसको कहते हैं अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम, और ये इंपॉर्टेंट भी 10th में आपने पढ़े थे। परावर्तन के नियम, देखिए परावर्तन हो या अपवर्तन हो, नियम दो होते हैं। सबसे पहला नियम आप कह सकते हो I = R, यानी कोण I जो होता है वो R के बराबर होगा। कोण I R के बराबर होगा, लेकिन दूसरी जो खास बात है ना, चाहे वो आपका नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते नहीं। दोनों में ही आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण की। आप ये नहीं कह सकते कि सर वो फिर कैसे इधर उधर हो गई। इधर उधर तो वो इसलिए हो गई कि वहां नॉर्मल की सिचुएशन बदल गई है, समझ गए ना। बाकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होंगे। आई की वैल्यू आर के बराबर होगी, चाहे नियमित परावर्तन है चाहे फिर अनियमित परावर्तन है। दूसरा लॉ क्या होता है? दूसरा लॉ होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये किरण आती है ना, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्योंकि अभिलंब तो कई जगह हो सकते थे ना भाई, अभिलंब तो आप यहां भी खींच सकते हो, लेकिन हमें अभिलंब वहां करना है जहां पर किरण आ रही है, वहां खींचना है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात को समझना, एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर ये प्रकाश किरण इस बोर्ड पे आ रही है और ये जो प्रकाश किरण जा रही है ये भी इसी बोर्ड पर है, तो अभिलंब भी इसी बोर्ड पर होगा, यानी तीनों इसी बोर्ड में होंगे।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आने वाली किरण ये ले ली और अभिलंब भी ये ले लिया, अब कहो के जाने वाली किरण यहां चली जाए, ऐसा नहीं जा सकता। तीनों का एक तल में होना आवश्यक है, एक ही प्लेन में होना आवश्यक है। आप कहें कि ऐसा कोई किरण इधर से ऐसे आ रही है तो इधर जाएगी कि नहीं, जा सकती है, लेकिन अब ऐसे आएगी, यहां नॉर्मल होगा, ऐसे जाएगी, लेकिन उनका जो तल होगा वो एक ही होगा। अगर आप वहां प्लेन बनाओगे तो वो एक ही प्लेन होगा। तो कुल मिलाकर के ये तीनों चीजें एक ही तल में होनी चाहिए। दूसरी और जो इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कहां गलती करता है, वो कोण जो लेता है ना, वो कभी कभी अविलंब के साथ में लेकर के इसके साथ लेने लग जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना, क्योंकि फिगर कुछ इस तरह के बने होते हैं, कोण छोटा हो जाएगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि वहां पर वो समझ नहीं पाता। तो इस बात को पहले से माइंड में बना लो कि कोण हमेशा हमें किसके साथ बनाना है, अभिलंब के साथ। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण क्या है, अभिलंब की दिशा में आ रही है, ऐसे मान लीजिए एक आपने सरफेस ले ली, ये सरफेस ले लिया और इस पर ये अभिलंब है, और अब प्रकाश किरण इसी दिशा में आ रही है। अब बताइए आई की वैल्यू कितनी हो गई, कितना हो गया आई, 90 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कोण किसके साथ लेना है, किसका कोण है, आपतित किरण का। आपतित किरण कौन सी है, ये वाली। अविलंब कौन सा है, ये वाला। कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। भाई 90 डिग्री तो इस सरफेस के साथ ही तो होगा। वही चीज बता के चल रहा था और वो उसी गलती को रिपीट कर रही हो। तो फिगर चेंज होने पर कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कोण जब भी लेना है अभिलंब के साथ लेना है। इसका मतलब अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब की डायरेक्शन में आ रही है तो वास्तव में आई की वैल्यू 90 नहीं है वहां पर, बल्कि आई की वैल्यू वहां कितनी है, 0 डिग्री। और आप कहते हैं कैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लागू होगा तो आई इक्वल टू आर होगा। इसका मतलब जब आई 0 है तो आर भी क्या होगा, 0। और आर 0 है तो वो जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे लौट करके चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अभिलंब की डायरेक्शन में प्रकाश किरण आ रही है तो फिर वो अभिलंब की डायरेक्शन में ही लौट करके चली जाएगी। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर हम इसके डेली लाइफ में बात करें, डेली लाइफ में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम परावर्तन को समझ सकते हैं, तो वो है आपका समतल दर्पण। क्योंकि परावर्तन को भी हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक समतल दर्पणों के द्वारा परावर्तन यानी समतल पृष्ठ के द्वारा, और एक गोलीय पृष्ठ के द्वारा। तो समतल दर्पण की अगर बात की जाए तो देखिए समतल दर्पण के बारे में सिलेबस में वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी कुछ पॉइंट हैं जो समझने वाले हैं। पहले बात तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर पूछता है बच्चों को कि अच्छा ये बताओ तुमने समतल दर्पण देखा है, तो और वो थोड़ा घुमा के और पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए आपके सर ने लैब में समतल दर्पण दिखाया है कि नहीं, तो वो कहेंगे सर नहीं दिखाया। क्या आपने कभी देखा है, कि हमने नहीं देखा। समतल दर्पण सिंपल आपके घर में जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण है, जिसको आप शीशा बोलते हैं। वो समतल दर्पण है जिसमें सुबह सुबह बाल काटते चले आते हो आप, वो समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण की खासियत क्या है, पहली बात समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा। दूसरी बात, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है। ये चीज ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब बात ये आती है, आपके माइंड में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। ये प्रतिबिंब वाली बात आती है। इमेज का मतलब होता है जब भी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जहां मिल जाए, मान लो कोई वस्तु है और वस्तु से प्रकाश की किरणें चल के जा रही है और परावर्तित होकर के वो जहां मिल जाए वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। अगर वो वास्तव में मिल जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किरणें फैल जाती हैं और किरणें जब फैल जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, तो फिर वो मिल तो नहीं सकती आगे। इसका मतलब डाइवर्ज होती किरणें पीछे की तरफ डॉट डॉट करके मिलानी पड़ती है। तो जब पीछे की तरफ डॉट डॉट करके मिलेंगी तो ऐसा प्रतिबिंब आपका कौन सा प्रतिबिंब बोला जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बोला जाएगा।
और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होगा। दूसरी एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि जैसे ये दर्पण है आपका, पर्दे पर लेने का मतलब होता है हम एक स्क्रीन लाए, सिंपल हम एक कपड़ा लाए या एक कागज लाए और कोई प्रतिबिंब बन रहा है उस कागज पे ले ले। अभी मान लीजिए एक पिक्चर चल रही है दीवार पे, तो दीवार पे आ रही वो, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनना था दीवार पे यानी पर्दे पे ले लिया आपने। अब आप लेकर, जैसे मान लीजिए आपको वो दिख रहा है उसमें और आप कहेंगे उसको हम पर्दे पे ले लें, तो पर्दे पे नहीं ले सकते क्योंकि रियल में वो क्या बन रहा है भाई, वो दर्पण के पीछे बन रहा है। अब दर्पण के पीछे तुम पर्दा लगाते रहोगे कुछ भी नहीं, सही है ना। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, जबकि उसका फोटोग्राफी की जा सकती है। आप फोटो खींचोगे तो फोटो आ जाएगा, लेकिन पर्दे पर उसको नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और की जाए। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है और समतल दर्पण में हम इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। जितनी बड़ी वस्तु तुम्हें होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब उससे उतनी ही दूरी पर बनेगा पीछे की तरफ। आपने देखा होगा कभी कभी शीशा के सामने खड़े होकर हम जब उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो प्रतिबिंब उधर से चलना शुरू कर देता है, और जब हम शीशा से जाकर के टकराते हैं, जब हमारी नाक उस शीशा से जाके मिलती है उसी समय उस प्रतिबिंब की नाक आकर के उससे मिलती है, या जब आप अपना हाथ शीशा पे रख देते हो तो उसी समय प्रतिबिंब का हाथ आकर के उस शीशा पे रखता है। इसका मतलब यह है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है दर्पण के सामने उतना ही दर्पण के पीछे की तरफ क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जितनी चाल से आप चल करके जा रहे हो उतनी चाल से प्रतिबिंब चल करके आ रहा है, लेकिन दर्पण के रेस्पेक्ट में अगर कभी आप अपने रेस्पेक्ट में देखोगे तो चाल डबल होती है, क्योंकि आप अपने आप की तो चाल को काउंट कर ही नहीं रहे हो। आप चल के जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो बहुत तेजी से चल के आ रहा है, तो फिर उसकी चाल डबल मान ली जाएगी अगर आप वस्तु के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो। और वैसे भी जानते हो आपने सापेक्ष चाल पढ़ी है, सापेक्ष चाल में क्या होता था, अगर कोई चीज इधर भी चाल से जा रही है और उधर से भी चाल से जा रही है और विपरीत दिशा में आती है तो चाल आपस में क्या हो जाती थी, प्लस हो जाती थी विपरीत दिशा के लिए। इसका मतलब 2b हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो दर्पण के रेस्पेक्ट में बात करता है और एक वस्तु के रेस्पेक्ट में बात करता है। तो दर्पण के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो वही चाल होगी जितनी वस्तु की है, लेकिन अगर बात करोगे वस्तु के रेस्पेक्ट में तो फिर आप उसको डबल कर दोगे। ठीक है, उसको दूनी कर दोगे, b + b 2b कर दोगे। तो ये दोनों तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है। देखिए मैं इसमें ज्यादा डीप पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके में, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्टों की बात जरूर करेंगे। एक होता है अगर आपको दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी हाइट की आधी होनी चाहिए। अगर आप 5 फुट के हो तो दर्पण की जो हाइट है वो कम से कम 2.5 फुट होनी चाहिए, अदरवाइज आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख सकते। समझ गए ना। अगर आप 10 फुट के हो तो 5 फुट का दर्पण होना जरूरी है। अगर दर्पण जो है 5 फुट से छोटा होगा तो फिर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देगा, चाहे आप किसी भी जगह पर खड़े हो जाना। समझ गए ना, आप किसी भी जगह पर खड़े हो जाना आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दूर जाके खड़े हो गए और कोई दूसरा व्यक्ति आपका पूरा प्रतिबिंब देख रहा है, हाँ, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। यहां बात हो रही है कि आप अपने आप को देखना चाहते हो पूरा, तो आप अपने आप को तभी देख पाओगे जब दर्पण की हाइट आपकी हाइट की आधी हो। आधी से ज्यादा होगी तब तो दिखेगा ही दिखेगा। हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। भाई आप कहोगे दर्पण 5 फुट का, ऐसा अरे जब तुम 5 फुट के दर्पण 5 फुट का फिर तो तुम दिखने ही दिखने। यहां बात की जा रही है उसकी न्यूनतम हाइट की, तो वो आधी होनी चाहिए। आधी से अगर कम हो गई तो फिर आपको पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ठीक है।